आपको समझना होगा कि इस समय क्या हो रहा है, क्योंकि कार इंडस्ट्री सिर्फ बदल नहीं रही है, उसे पूरी तरह से दोबारा लिखा जा रहा है। हम एक 3.5 टन लग्जरी एसयूवी को देख रहे हैं जो इस समय पानी पर चल रही है। नहीं, मैंने हकलाया नहीं। और नहीं, ये सीजीआई नहीं है। ये गाड़ी सचमुच एक झील में तैर रही है, खुद को पनडुब्बी की तरह सील कर रही है और अपने पहियों को प्रोपेलर की तरह इस्तेमाल करके किनारे तक वापस आ रही है। इसमें 1200 हॉर्स पावर है। ये सूखी सड़क पर टैंक की तरह अपनी जगह पर एकदम गोल घूम सकती है। इसकी छत पर ड्रोन के लिए बिल्ट इन हैंगर है जो खुद उड़ता है। और इंटीरियर तो रोल्स रॉयस कलिनन को भी शर्मा दे। मैं कह रहा हूं, हम मुश्किल में हैं। यह है BYD यांगवांग U8L। यहां L का मतलब है लॉन्ग व्हील बेस, यानी उन्होंने रेगुलर U8 जो पहले से ही एक दानव था उसे और लंबा कर दिया और सड़क के लिए एक प्राइवेट जेट बना दिया। और आज मैं आपको इस गाड़ी के हर इंच के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि इसे देखे बिना यकीन करना मुश्किल है। ये सिर्फ कार रिव्यू नहीं है, ये एक वेकअप कॉल है। चीनी कार इंडस्ट्री ने लग्जरी मार्केट पर बम गिरा दिया है और मुझे नहीं लगता कि डेट्रॉइट या स्टटगार्ट में कोई इसके लिए तैयार था। चलो इसके चेहरे से शुरू करते हैं, क्योंकि सच कहूं तो ये डरावना है। वे इस डिजाइन लैंग्वेज को इंटरस्टेलर कहते हैं और एक बार के लिए मार्केटिंग टीम ने नाम बिल्कुल सही रखा है। ये ऐसा दिखता है जैसे कोई एलियन वॉरलॉर्ड शांति समझौते की मीटिंग में इसे चला कर आए। ग्रिल सिर्फ ग्रिल नहीं है, ये रोशनी का एक विशाल दरवाजा है जो हेडलाइट्स में घुल जाता है। जब कार बंद होती है तो ये एक काले शीशे की तरह दिखती है, जैसे कोई खाली शून्य। लेकिन जैसे ही आप इसे अनलॉक करते हैं, पूरा फ्रंट एंड मैट्रिक्स लेड लाइट शो के साथ जाग उठता है, जैसे उल्कापिंडों की बारिश वायुमंडल में गिर रही हो। ये आक्रामक है, ये चौकोर है और इसकी मौजूदगी इतनी भारी है कि रेंज रोवर भी इसके सामने विनम्र लगता है। अगर ये आपकी रियर व्यू मिरर में दिख जाए तो आप सिर्फ साइड नहीं देंगे, आपको अपनी लेन में होने के लिए माफी मांगने का मन करेगा। और छत को देखिए, विंडशील्ड के ठीक ऊपर ये 3 उभार दिख रहे हैं। ये स्टाइलिंग नहीं है, ये मिलिट्री ग्रेड हार्डवेयर है। हम लीड एयर यूनिट्स और नाइट विजन कैमरों की बात कर रहे हैं। ये कार घने अंधेरे में भी आपसे बेहतर देख सकती है जितना आप दोपहर में देख सकते हैं। ये दुनिया को 3D में मिलीमीटर दर मिलीमीटर मैप कर रही है, पैदल यात्रियों, दूसरी कारों या शायद गड्ढों को जज कर रही है। ऐसा लगता है जैसे ये आपकी आत्मा को स्कैन कर रही हो। और इसका आकार, ये L वर्जन है, यानी लगभग 5.4 मीटर लंबी। ये एक लैंड यॉट है, बहुत बड़ी है, लेकिन इसके चौकोर और मस्कुलर प्रोपोर्शन इसे फूला हुआ नहीं दिखाते जैसे कुछ लग्जरी एसयूवीज दिखती है। ये घनी लगती है, जैसे एक ही ग्रेनाइट के ब्लॉक से तराशी गई हो। साइड में चलते हुए असली फ्लेक्स दिखता है। पहिए विशाल 22 इंच फोर्स्ड अलॉय है, लेकिन जरा करीब से देखिए, सेंटर केप देखिए, ये तैर रहा है बिल्कुल रोल्स रॉयस की तरह। यांगवांग का लोगो पहिया घूमने पर भी सीधा रहता है। ये छोटा सा डिटेल है, लेकिन ये साफ बताता है कि वे किसे टारगेट कर रहे हैं। वे फोर्ड या छेवी को हराने की कोशिश नहीं कर रहे, वे गुडवुड को सीधी चुनौती दे रहे हैं। और इस खास एडिशन में वो लोगो प्लास्टिक नहीं है, एल्यूमिनियम नहीं है, वो सोना है। मैं मजाक नहीं कर रहा। व्हील केप पर सोना कौन लगाता है? वही जो ये सुनिश्चित करना चाहता है कि आपको पता चले कि उसके पास पैसा है। अब साइड के पिलर को देखिए, ग्लास में 6 सिल्वर बार्स एम्बेडेड है। ये असल में लेड बैटरी इंडिकेटर है। जब आप कार को प्लग इन करते हैं तो आपको फोन चेक करने या डैशबोर्ड देखने की जरूरत नहीं। आप अपने लिविंग रूम की खिड़की से कार के साइड पर नजर डाल सकते हैं और ये बार्स रोशनी के जरिए बता देंगी कि बैटरी कितनी भरी है। ये इतना सरल लेकिन फंक्शनल फ्लेक्स है। मेरी टेस्ला ऐसा क्यों नहीं करती? मुझे ऐप क्यों खोलना पड़ता है? यही तो मैं कह रहा हूं। वे उन चीजों के बारे में सोच रहे हैं जिनकी हमें जरूरत होने का भी पता नहीं था। लेकिन एक्सटीरियर का सबसे पागलपन भरा इंजीनियरिंग फ्लेक्स वो है जो आप तब तक नहीं देख सकते जब तक आप व्हील वेल्स के अंदर नहीं झांकते। अंदर की जगह देखिए, ये कार डिस्पी हाइड्रोलिक सस्पेंशन सिस्टम पर चलती है। ये सिर्फ एयर सस्पेंशन नहीं है, ये हाइड्रोलिक है, यानी ये हर शॉक एब्जॉर्बर में तेल के फ्लो को तुरंत कंट्रोल कर सकती है। ये क्यों मायने रखता है? अगर इस कार का टायर पंक्चर हो जाए तो आप रुकते नहीं, आप EA को कॉल नहीं करते। सस्पेंशन प्रेशर लॉस को पहचान लेता है और कार के उस कोने को फिजिकली ऊपर उठा देता है। ये गाड़ी को 3 पहियों पर संतुलित कर देता है और आप सामान्य स्पीड पर रिपेयर शॉप तक ड्राइव कर सकते हैं बिना अपने रिम को खराब किए। क्या? ये तो अवैध जैसा लगता है, जैसे कार ने हकीकत से परेशान होने से इनकार कर दिया हो। पीछे की तरफ पागलपन जारी रहता है। टेलाइट्स बड़े पिक्सेलेटेड क्लस्टर है
जो वीडियो गेम के 8 बिट ग्राफिक्स जैसे दिखते हैं, लेकिन रूबी से बने हुए। एक साथ रेट्रो और फ्यूचरिस्टिक। स्पेयर टायर कवर एक विशाल ऑक्टागन है और पूरा रियर एंड ये वाइब देता है कि मैं कहीं भी जा सकता हूं, लेकिन महंगा दिखते हुए। लेकिन ध्यान दीजिए क्या गायब है। कोई रियर वाइपर नहीं है। मैंने हर जगह देखा, नहीं है। क्यों? क्योंकि वाइपर ब्लेड बदसूरत होता है। उसकी जगह उन्होंने हाई प्रेशर एयर जेट और कैमरा सिस्टम लगाया है जो रियर ग्लास को तुरंत साफ कर देता है। उन्होंने सिर्फ एक रबर के टुकड़े से बचने के लिए जटिल न्यूमैटिक सिस्टम इंजीनियर कर दिया। यह है उस जुनून का स्तर जिससे हम डील कर रहे हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर छिपी ताकत की, क्योंकि स्पेक शीट के नंबर फैन फिक्शन जैसे लगते हैं। ये BYD के E4 प्लेटफॉर्म पर बना है, यानी 4 स्वतंत्र इलेक्ट्रिक मोटर, हर पहिए के लिए एक। कोई ड्राइव शाफ्ट नहीं, कोई डिफरेंशियल नहीं जो बाएं और दाएं पहियों को जोड़ता हो। हर पहिए का अपना दिमाग है। कुल मिलाकर ये मोटर्स 1180 हॉर्स पावर देती है। मैं फिर कहूंगा 180। ये एक बॉक्सी SUV है जो छोटे घर जितना वजन रखती है और उसमें उतनी ताकत है जितनी बुगाटी वेरोन में उसके लॉन्च के समय थी। ये 0 से 60 मील प्रति घंटा सिर्फ 3.6 सेकंड में पहुंच जाती है। कॉर्वेट स्टिंगरे से भी तेज। सोचिए, आप अपनी स्लीक स्पोर्ट्स कार में सिग्नल पर खड़े हैं और पीछे 3 रो फैमिली हॉलर जिसके पीछे फ्रिज लगा है आपको पीछे छोड़ दे। अपमानजनक। लेकिन हॉर्स पावर सबसे कूल हिस्सा भी नहीं है, क्योंकि हर पहिया स्वतंत्र है। वे उल्टी दिशाओं में घूम सकते हैं। बाएं पहिए आगे, दाएं पीछे, और कार टैंक टर्न कर सकती है। ये अपनी धुरी पर 360 डिग्री घूम जाती है। कल्पना कीजिए, आप तंग पार्किंग में हैं या संकरी ट्रेल पर डेड एंड आ गया। आप 3 पॉइंट टर्न नहीं करते, आप बैक नहीं लेते, आप बस टैंक मोड ऑन करते हैं, घूमते हैं और निकल जाते हैं। वैलेट वाले पागल हो जाएंगे। आप सचमुच सिर्फ दिखावे के लिए गोल गोल घूम सकते हैं। हाँ, टायर घिसेंगे, लेकिन अगर आप ये कार खरीद सकते हैं तो टायर भी खरीद सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, लेकिन ये EV है तो रेंज एंजाइटी? गलत। ये EREV है, एक्सटेंडेड रेंज इलेक्ट्रिक व्हीकल। हुड के नीचे 2.0 लीटर टर्बो इंजन है, लेकिन वो पहियों से जुड़ा नहीं है। वो एक बड़ा जनरेटर है। उसका काम सिर्फ बैठना, पेट्रोल की चुस्की लेना और 49 kWh की बड़ी बैटरी को चार्ज करना है। तो आप लगभग 120 मील शुद्ध बिजली पर ड्राइव करते हैं, जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी के 99% को कवर करता है। लेकिन अगर आप रोड ट्रिप पर जाना चाहें तो गैस इंजन बिना किसी झटके के चालू होता है, बैटरी चार्ज करता है और आपको कुल मिलाकर 620 मील से ज्यादा की रेंज देता है। आपको इलेक्ट्रिक कार का तुरंत टॉर्क और सन्नाटा मिलता है, साथ में गैस स्टेशन की सुविधा भी। ये इस आकार की गाड़ी के लिए एकदम परफेक्ट ब्रिज टेक्नोलॉजी है और ये पूरी तरह समझदारी भरी लगती है। लेकिन हमें पानी की बात करनी होगी, उस इमरजेंसी फ्लोट मोड की। यही वो फीचर है जिसने इंटरनेट तोड़ दिया। इस कार का पूरा कोर IP68 वाटरप्रूफ रेटेड है। अगर आप गहरे पानी में घुस जाएं, शायद फ्लैश फ्लड हो, शायद आप बस एडवेंचरस हो, तो सेंसर तुरंत पहचान लेते हैं कि पहियों का जमीन से संपर्क टूट गया है। उसी पल सस्पेंशन अपनी अधिकतम ऊंचाई तक उठ जाता है। खिड़कियां अपने आप बंद हो जाती है। सनरूफ खुल जाता है ताकि जरूरत पड़ने पर आपके पास एस्केप रूट हो। क्लाइमेट कंट्रोल रीसर्कुलेशन मोड में चला जाता है ताकि केबिन सील हो जाए और कार तैरने लगती है। ये एक नाव बन जाती है। लेकिन क्योंकि पहिए स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं और टॉर्क वेक्टर कर सकते हैं, वे पैडल व्हील की तरह काम करते हैं। आप लगभग 2 मील प्रति घंटे की रफ्तार से इसे मोड़ भी सकते हैं और आगे बढ़ाकर किनारे तक वापस ला सकते हैं। यह आपको 30 मिनट तक तैरता हुआ रख सकता है। मेरा मतलब, आखिरी बार कब फोर्ड ने एक्सप्लोरर में बोट मोड जोड़ा था? कभी नहीं। ठीक है, गहरी सांस ले, क्योंकि हमने अभी दरवाजा भी नहीं खोला है। एक्सटीरियर फ्लेक्स है, इंटीरियर आपके बैंक अकाउंट के लिए माफीनामा है। जैसे ही आप पास आते हैं, पावर रिट्रैक्टेबल रनिंग बोर्ड नीचे झुककर आपका स्वागत करते हैं। आप दरवाजा खोलते हैं और खुशबू आती है, वो अमीर महंगी लेदर की खुशबू। नैपा लेदर हर जगह, डैशबोर्ड, डोर पॉकेट्स, छत, सेंटर कंसोल के साइड जहां आपका घुटना टिकता है। इस केबिन में एक भी सख्त खुरदुरा प्लास्टिक का टुकड़ा नहीं है। डिजाइन भारी भरकम है। वे इसे कॉकपिट कहते हैं और ये सच में वैसा ही महसूस होता है। डैशबोर्ड स्क्रीन से भरा है, लेकिन सब कुछ सिमेट्रिकल है, जो आंखों को बेहद सुकून देता है। बीच में 12.8 इंच की खूबसूरत ओलेड कर्व्ड स्क्रीन है, जो कंसोल में झरने की तरह नीचे गिरती है। ब्लैक बिल्कुल परफेक्ट, रंग चमकदार, रेजोल्यूशन क्रिस्प। ड्राइवर के सामने 23.6 इंच की अल्ट्रावाइड स्क्रीन है आपके गेज और जानकारी के लिए। और फिर
क्यों नहीं, पैसेंजर के लिए भी एक बिल्कुल वैसी ही 23.6 इंच स्क्रीन। ये पैसेंजर स्क्रीन पागलपन है। इसमें प्राइवेसी फिल्टर है ताकि ड्राइवर उसे न देख सके और ध्यान भंग न हो। आपका पैसेंजर नेटफ्लिक्स देख सकता है, टिकटॉक स्क्रॉल कर सकता है, या और ये मेरा पसंदीदा हिस्सा है, बिल्ट इन कराओके सिस्टम मैनेज कर सकता है। हाँ, कार फैक्ट्री माइक्रोफोन के साथ आती है। आप 0 से 60 मील प्रति घंटा 3 सेकंड में जाते हुए दिल खोलकर गा सकते हैं। ये बेतुका है और मुझे ये पसंद है। और फिजिकल कंट्रोल्स, धन्यवाद BYD, उन्होंने सब कुछ टच स्क्रीन में नहीं छिपाया। सेंटर स्क्रीन के नीचे भारी मेटल टॉगल स्विच है ड्राइव मोड और क्लाइमेट के लिए। वे एक संतोषजनक मैकेनिकल क्लिक के साथ दबते हैं, जैसे आप कोई मिसाइल आर्म कर रहे हो। एयर वेंट्स मोटराइज्ड है, बंद होने पर फ्लश रहते हैं, और जैसे ही आप AC ऑन करते हैं वे डैशबोर्ड से छोटे टर्रेट्स की तरह ऊपर उठते हैं। ये थिएटर है। हर बार जब आप कार स्टार्ट करते हैं ये आपके लिए एक परफॉर्मेंस करती है। अब सीट्स की बात करते हैं। आगे की सीट्स विशाल सिंहासन जैसी है, हीटेड, वेंटिलेटेड और मसाज फंक्शन के साथ, जो ज्यादातर असली मसाज करने वालों से भी ज्यादा ताकतवर है। लेकिन क्योंकि ये L वर्जन है, असली पार्टी पीछे है। यही जगह है जहां CEO बैठेगा, या कोई वॉरलॉर्ड, या वो बच्चा जिसके माता पिता उससे बहुत बहुत प्यार करते हैं। पीछे की लेगरूम अनंत है। आप एक गोल्डन रिट्रीवर गोद ले सकते हैं और उसे यहां फर्श पर आराम से रहने दे सकते हैं। सीट्स इंडिविजुअल कैप्टन चेयर्स है, जैसे किसी गल्फ स्ट्रीम जेट से चुराई गई हो। एक बटन दबाते ही जीरो ग्रेविटी मोड एक्टिव हो जाता है। सीट बैक 5 डिग्री तक झुक जाती है। लेग रेस्ट बाहर निकलता है, फुट रेस्ट नीचे आता है और मसाज प्रोग्राम शुरू हो जाता है। आप सचमुच लेटे हुए हैं। पीछे की सीट्स के बीच सेंटर आर्मरेस्ट में 8 इंच टच स्क्रीन है, सिर्फ रियर एनवायरनमेंट कंट्रोल करने के लिए। आप सनरूफ, एम्बियंट लाइटिंग, जिसमें 127 रंग है, म्यूजिक और फ्रिज तक कंट्रोल कर सकते हैं। ओह हाँ, फ्रिज। ये सिर्फ कूलर बॉक्स नहीं है, ये कंप्रेसर फ्रिज है। ये -6 डिग्री सेल्सियस तक फ्रीज कर सकता है अगर आपको आइसक्रीम चाहिए, या 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर सकता है अगर आपको गर्म चाय चाहिए। ये शैंपेन की बोतल को बिल्कुल फिट पकड़ता है। कल्पना कीजिए, आप रिक्लाइन होकर हॉट स्टोन मसाज ले रहे हैं, ठंडा स्पार्कलिंग वाटर पी रहे हैं, और आपकी कार ट्रैफिक में खुद चल रही है। ये ड्राइविंग नहीं है, ये भूमि यात्रा है। लेकिन रुकिए, मैंने आपको वादा किया था कुछ ऐसा जो किसी और कार में नहीं है, कुछ ऐसा जो झूठ जैसा लगता है जब तक आप देख न लें। ड्रोन पोर्ट। अगर आप प्लेयर एडिशन चुनते हैं तो रूफ बॉक्स सामान के लिए नहीं है। ये DJI ड्रोन के लिए पूरी तरह ऑटोमेटेड हैंगर है। आप स्क्रीन पर लॉन्च बटन दबाते हैं और छत सचमुच खुल जाती है। एक रोबोटिक आर्म ड्रोन को बाहर उठाता है, ड्रोन उड़ान भरता है, वो आपकी कार के GPS से सिंक हो जाता है और आपको फॉलो करता है। आप स्क्रीन पर एडवेंचर मोड चुन सकते हैं और ड्रोन आपकी कार को सिनेमैटिक एंगल से फिल्म करेगा। ट्रैकिंग शॉट्स, ओवरहेड शॉट्स, साइड प्रोफाइल, सब कुछ ऑटोमेटिक। वीडियो लाइव सेंटर स्क्रीन पर फीड होता है ताकि आप खुद को थर्ड पर्सन व्यू में ड्राइव करते हुए देख सकें, जैसे ग्रैंड थेफ्ट ऑटो में। और जब ड्रोन की बैटरी कम हो जाती है तो वो वापस कार पर आता है, छत पर लैंड करता है और रोबोटिक आर्म उसे अंदर ले जाता है। लेकिन असली टॉयस्ट सुनिए। कार का इंटरनल सिस्टम चलते चलते ड्रोन की बैटरी निकालकर नई बैटरी लगा देता है, खाली वाली को चार्ज करता है और ड्रोन को फिर से उड़ने के लिए तैयार कर देता है। भाई, आप सुन रहे हैं? मेरी कार तो ब्लूटूथ से बिना गड़बड़ के कनेक्ट नहीं हो पाती, और ये कार अपनी छत पर एक ऑटोनोमस एयर फोर्स मैनेज कर रही है। ये दिमाग हिला देने वाला है। ये टेक ओवरलोड है। ये सबसे कूल चीज है जो मैंने देखी है। आपको इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी? पता नहीं। शायद आगे का ट्रैफिक चेक करने के लिए, शायद ऑफरोड ट्रेल स्काउट करने के लिए, शायद बस एक जबरदस्त इंस्टाग्राम रील बनाने के लिए। कारण मायने नहीं रखता, मायने यह रखता है कि उन्होंने ये किया। और अब कीमत। जब आप रोल्स रॉयस कलिनन देखते हैं तो शुरुआती कीमत लगभग 400,000 होती है। ऑप्शंस जोड़ते जोड़ते आधा मिलियन। जी-वैगन आराम से 200,000, खासकर डीलर मार्कअप के साथ। रेंज रोवर SV भी उसी रेंज में है। तो ये चीनी स्पेसशिप कितने की है? यांगवांग U8L, पूरी तरह लोडेड, स्क्रीन, लेदर, 1200 हॉर्स पावर, फ्लोटिंग क्षमता, टैंक टर्न, चीन में लगभग 1.28 मिलियन RMB की है, यानी करीब 180,000। अब 180,000 कम पैसे नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सस्ती है, लेकिन तुलना कीजिए, ये कलिनन की कीमत का 1/3 है, G63 AMG से भी सस्ती। और अगर आप स्पेक शीट, मटेरियल्स और टेक्नोलॉजी को वस्तुनिष्ठ रूप से देखें तो ये 3 गुना ज्यादा ऑफर करती है।
अगर ये कार कल इसी कीमत पर अमेरिकी शोरूम में आ जाए तो कैडिलैक पसीना बहाएगा, लिंकन रोएगा, यूरोपियन ब्रांड्स इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग करेंगे। यही वजह है टैरिफ्स की। यही वजह है कि इन्हें इंपोर्ट करना आसान नहीं है, क्योंकि अगर फ्री मार्केट ने इसे खुलकर आने दिया तो ये प्रतियोगिता को तोड़ देगी। ये अमेरिकी लग्जरी को पुराना महसूस कराती है, यूरोपियन लग्जरी को ओवरप्राइस्ड। ये ऐसे टाइमलाइन का प्रोडक्ट लगता है जहां टेक्नोलॉजी दोगुनी तेजी से आगे बढ़ी। तो सवाल यह है, राजनीति को एक तरफ रखिए, ब्रांड लॉयल्टी को एक तरफ रखिए। अगर आपके पास 200,000 हो तो क्या आप वो एसयूवी खरीदेंगे जो 40 साल में मुश्किल से बदली है, या वो जो तैर सकती है, घूम सकती है, ड्रोन उड़ा सकती है और 3 सेकंड में 0 से 60 जाते हुए आपको हॉट स्टोन मसाज दे सकती है? मुझे लगता है मुझे जवाब पता है, और सच कहूं तो ये मुझे थोड़ा डराता है, क्योंकि मैं अपनी ड्राइववे में खड़ी अपनी भरोसेमंद पुरानी एसयूवी को देख रहा हूं और पहली बार वो घोड़ा गाड़ी जैसी लग रही है। भविष्य आ चुका है दोस्तों, और वो कहीं चीन की एक झील में टैंक टर्न कर रहा है। कमेंट्स में बताइए, क्या आप इसे चलाएंगे? क्या आप जल रहे हैं, या आपको लगता है ये बहुत ज्यादा टेक है? मैं सच में जानना चाहता हूं। अगर आपको ये डीप डाइव पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें ताकि हम 1 मिलियन तक पहुंचे, और शायद मैं इनमें से एक चैनल के लिए इंपोर्ट कर सकूं। अगली बार तक सुरक्षित ड्राइव करें। पीस। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ये वही इंजीनियर खान है जिसकी आप तलाश कर रहे थे।